हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए तैयार हैं सब पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। ओके, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके जो लेक्चर है मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेक्चर हैं और आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, आपका जो चैप्टर है बेटा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, आप इसको पढ़ के आराम से रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। ओके, चैप्टर 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। ओके, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एसिड बेसेस एंड इंडिकेटर्स। ओके, जो चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं एसिड बेसेस एंड इंडिकेटर्स। तो क्या होते हैं एसिड्स, आप सभी जानते होंगे। आपके घर में ऐसे बहुत सी चीज़ें होती होंगी जो एसिडिक होती होंगी नेचर में। ओके, तो एसिड की जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ओके, सभी एसिड स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये सब किस में डिजॉल्व होते हैं, वाटर में। ठीक है, सारे एसिड जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। आसानी से आप इसे वाटर में सॉल्यूबल कर सकते हैं। ओके, अगर मैं वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करूं बेटा, तो जो विटामिन बी सी है ना, वो दोनों ही वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, और जो विटामिन ए के, ठीक है, KEDA कीड़ा, आप इसको कीड़ा याद कर सकते हो, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। ठीक, तो चलो हम क्या पढ़ रहे थे, एसिड्स। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट। ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम एसिड को वाटर के अंदर डाल देंगे ना, उसमें डिजॉल्व कर देंगे, घोल देंगे, तो वो H+ और Cl मतलब H+ आयन हमें देगा। जैसे यहाँ पर मैंने HCl का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, देखिए जैसे ये है आपका वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर हमने डाल दिया है HCl, ये HCl है और ये है हमारा वाटर। तो जो HCl है ना, वो वाटर में कैसे ब्रेक हो जाएगा, H+ और Cl- के अंदर। ठीक, तो जो सारे एसिड्स होते हैं उन्हें अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, घोल दें, तो हमें कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल समझ लें। रॉ मैंगो, जो कच्चा आम होता है, ग्रेप्स, लेमन, ओके, ऑरेंज, टैमरिंड, है ना, इमली, कर्ड एंड एंट बाइट। चींटी का जो डंक होता है ना, जब चींटी हमें काटती है तो हमें जलन महसूस होती है ना, तो वो किसके कारण होती है, फॉर्मिक एसिड के कारण। चलो मैं इसका नाम लिख देती हूँ, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो एंट बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसको वो हमारे स्किन के अंदर छोड़ देती है, जिसके कारण हमें क्या होती है, जलन होती है। ओके, ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना और नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, बस आप ध्यान से समझते जाइएगा और कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करना। चलो अब समझते हैं कि एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो एसिड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स। फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये हमें नेचर ने दिए हैं, ये हमने खुद नहीं बनाए हैं। ओके, ये कैसे होते हैं, नेचुरल एसिड्स हैं और हमें उन चीज़ों से मिलते हैं जो नेचर ने बनाए हैं। ठीक है, लाइक द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। ऐसे एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बेटा, वो हार्मफुल नहीं होते। दे आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, दे आर नॉट हार्मफुल टू ईट। है ना, हम सभी एसिड खाते हैं ना, जैसे हम एप्पल खाते हैं, एप्पल में भी एसिड होता है। ओके, ऑरेंज खाते हैं, आंवला खाते हैं, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड। बट ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, बल्कि हमारे लिए ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके, गुड फॉर अवर हेल्थ। ठीक है, तो चलिए ये हुआ आपका ऑर्गेनिक एसिड। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में। सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, नींबू में। लैक्टिक एसिड तो आप सभी जानते होंगे, कर्ड में होता है, दही में। ओके, टार्ट्रिक एसिड होता है टामरिंड एंड ग्रेप्स में, इमली और ग्रेप्स में होता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है, टमाटोज। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो एंटीस्टिंग में होता है। ओके, चलो अब इसके आगे का समझते हैं। मिनरल एसिड क्या है।
ठीक है। क्या होते हैं मिनरल एसिड? द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। देखो अर्थ के अंदर से, अर्थ क्रस्ट से हमको क्या मिलता है बेटा? मिनरल्स मिलता है। मिनरल के अंदर ना बहुत सारी चीजें मिली हुई रहती हैं, उससे जब हम एसिड को प्रिपेयर करते हैं तब हम उसे बोलते हैं मिनरल एसिड। और ये जो मिनरल एसिड होते हैं ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और हार्मफुल होते हैं, हम इन्हें खा नहीं सकते। ओके, जो मिनरल एसिड होते हैं हम इन्हें खा नहीं सकते, ठीक है। और अगर ये हमारी स्किन पर पड़ जाए ना तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी, जल जाएगी हमारी स्किन, ठीक है। चलिए, कौन कौन से होते हैं मिनरल एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। आप ना नेम और फार्मूला दोनों लर्न कर लेना, ठीक है। ये लेक्चर CBSE MP दोनों बोर्ड के लिए है, क्योंकि आपकी सेम बुक चल रही है ना NCERT, ये NCERT बेस्ड लेक्चर है। ओके, तो आप ना नेम विथ फार्मूला जरूर लर्न करना, ताकि आपका एक सिंगल मार्क भी यहाँ से ना कटे इस चैप्टर से। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl, ये मिनरल एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ओनली वन मिनरल एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज अ वीक एसिड। केवल एक ऐसा मिनरल एसिड है, ठीक है, जो कार्बोनिक एसिड है वो वीक एसिड होता है, ठीक है। केवल एक ही ऐसा मिनरल एसिड है बेटा जो वीक होता है। कैसे बनता है ये? वाटर और CO2 के कॉम्बिनेशन से, है ना। और वाटर और CO2 दोनों वीक होते हैं, हम इनका यूज करते हैं ना, इसलिए इससे बना हुआ जो एसिड है ना वो भी वीक होता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट समझते हैं। बेसेस। ओके, पहले हम एसिड बेस की डेफिनेशन समझ लें, इसके कुछ एग्जांपल समझ लें, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इनके इंडिकेटर्स लेंगे। ओके, हर बार आपके एग्जाम में ना इंडिकेटर से क्वेश्चन आता है, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज से आता है और इसके एग्जाम्पल से आता है। ओके, चलो, तो बेसिस क्या होते हैं आप सभी जानते होंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। पर आप ना नोट जरूर बना लेना बेटा, इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट। कैसे होते हैं? टेस्ट में बिटर, कड़वे होते हैं। एंड सोपी टू टच, और टच करने में लाइक सोप, थोड़ा स्मूथ चिकना सा होता है ना सोप, वैसे ही होते हैं ये, ठीक है। बेसेस आर केमिकली अपोजिट ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड्स के केमिकली अपोजिट होते हैं, मतलब उनसे जस्ट अपोजिट होते हैं। एंड न्यूट्रलाइज एन एसिड, एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करते हैं मतलब न्यूट्रल कर देते हैं। अगर हम एसिड और बेस को मिला दें ना तो न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो एसिड रहेगा वो और ना तो बेस रहेगा। इसीलिए क्या होता है, जब कभी हमें एसिडिटी होती है ना, हमारा जो स्टमक है उसमें जब एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, आप सभी जानते होंगे ना कि हमारे स्टमक में क्या रिलीज होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो क्या होता है कि जब कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो हमें एसिडिटी हो जाती है। और कई बार हम क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, घर में मेडिसिन नहीं होती, तो हम बेस खा लेते हैं। अब कौन सा बेस हम खा लेते हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होता है? वो होता है आपका बेकिंग सोडा, है ना। कई बार हम बेकिंग सोडा को पानी में डिजोल्व करके पी लेते हैं, घोल करके। ओके, अगर किसी के घर में इनो होता है तो लोग इनो पी लेते हैं, इनो भी एक बेस है। तो होता क्या है, इससे हमें तुरंत राहत मिल जाती है। उसका रीजन क्या है? एसिड और बेस मिलते हैं ना तो न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल हो जाता है। अब ना तो ये सब्सटेंस एसिड बचा और ना ही ये बेस बचा, ठीक है। तो एसिड की सारी प्रॉपर्टी वहाँ पे खत्म हो गई, तो हमें जलन और एसिडिटी जो हो रही होती है वो बंद हो जाती है। ओके, चलो अब समझते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस और एल्कलाइज बेसिस, ठीक है। बेसिस को ही हम एल्कलाई बोलते हैं। तो वाटर सॉल्युबल बेसिस कौन से हैं? अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कलाई, ठीक है। ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलाई बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। मैं फिर से बोल रही हूँ आपको कि आपने इनके नेम विथ फॉर्मूला लर्न करेंगे। ओके, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड बेटा काफ़ी बड़ी हो जाती है और आपसे ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कई बार क्या होता है ना कि केवल नाम लिख देता है, जैसे NaOH लिख दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए ये वाटर सोल्यूबल बेस है कि नहीं है, क्या है ये, इसका नाम क्या है। ओके, तो आप ना दोनों तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। देखो के को पोटेशियम बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ओके, तो ये थी आपकी बेस की प्रॉपर्टी।
ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। ओके, अभी हमने वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड देखे ना, उसमें हमने क्या देखा बेटा कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं लाइक जो प्लांट्स है ना से हमें मिलते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। बट जो मिनरल एसिड होते हैं जिसे हम अर्थ क्रस्ट से पाते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम है आपका बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, अ बेस विच completely ionized in H2O and thus produces a large amount of hydroxide, ये OH आयन। ठीक है, बेस हम उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस जिसे हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करें, घोल दें। ठीक है, ये देखो, ये हमारी है एक सुंदर सी ग्लास। ओके, इस ग्लास में हमने क्या भरा हुआ है, वाटर। वाटर का फॉर्मूला लिख दें H2O। ठीक है, आप कोशिश किया करो ना कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आप फॉर्मूले बहुत इंक्लूड किया करो, इससे एग्जामिनर पर ना अच्छा इंप्रेशन होता है। ठीक है, और आप मार्किंग अच्छी होती है। ये वाटर के अंदर हमने सपोज करो NaOH डाल दिया। ओके, चलो 1 टीस्पून फुल डाल देते हैं हम इसमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने नाम पीछे लिख दिया बेटा, आपको डाउट हो तो आप देख सकते हैं। ओके, तो हमारे मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हम किसे कहेंगे, जो वाटर में सोलूबल होने के बाद हमें क्या क्या दे दे, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। ये है आपका हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में ऐसे बेस आएंगे जिसे हम अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दें तो ये Na प्लस और OH निगेटिव में टूट जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका KOH। KOH को भी कैसे ब्रेक हो जाता है, K पॉजिटिव और OH निगेटिव। OH निगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, और NaOH का तो मैंने बता दिया, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। ओके, वीक बेसिस क्या है, अ बेस विच इज पार्शली आयोनाइज्ड, मतलब पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, कुछ आयोनाइज्ड होते हैं इन H2O एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, वीक बेस की भी सेम ही डेफिनेशन है, बट फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि ये टोटली आयोनाइज होगा, जितने आयन इसमें है सब ब्रेक हो जाएंगे, और जो वीक बेसिस है उनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज नहीं होगा। ठीक है, वीक बेसिस की कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप इनके नाम जरूर याद रखना। ओके, और कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक, ये भी आप जरूर याद रखना। ठीक है, ये एसिड बेस का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि जो इंडिकेट करे, क्या इंडिकेट करे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ठीक है, एसिड और बेस की पहचान के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी है तो ये एसिड है और ये बेस है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओके, तो इंडिकेटर की मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उसको समझ लीजिए पहले। ओके, एन इंडिकेटर इज अ डाई। ठीक है, एक डाई होती है, कलर होता है, दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। एक इंडिकेटर जो है वो एक टाइप की डाई होती है, कलर होती है, दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। जो कलर चेंज करता है किसकी प्रेजेंस में, एसिड और बेस की प्रेजेंस में। अगर हम उसके ऊपर एसिड पुट करें तो उसका कलर कुछ और हो जाएगा, और बेस करें तो कुछ और हो जाएगा। ओके, देखो एसिड और बेस के लिए ना प्रॉपर इंडिकेटर होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जो इंडिकेटर है वो हमें एसिड और बेस दोनों के बारे में बताए। ठीक है, कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो हमें एसिड और बेस दोनों की पहचान करा देते हैं, बट कुछ इंडिकेटर ऐसे भी हैं जिनसे हम केवल एसिड या बेस किसी एक की ही आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। ओके, तो चलो समझते हैं कौन कौन से इंडिकेटर हैं। और इंडिकेटर से बेटा लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो CBSE हो और चाहे वो MP बोर्ड हो, क्योंकि NCERT की बुक तो दोनों में ही लग रही है ना। ठीक है, तो चलो समझते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। ठीक है, फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, जो हमें नेचर ने दिए हैं, जिसे हमने नहीं बनाया है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर, जो हमने बनाया है, जो मैन मेड है। ओके, थर्ड इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है ना वो सेंस पर डिपेंड है, स्मेल पर। ठीक है, किसी की स्मेल एसिड की प्रेजेंस में चेंज होगी और किसी की बेस की प्रेजेंस में। अब इनकी डिटेल समझते हैं। ओके,
डिटेल समझते हैं इनका, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके चलो अब समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। ओके 1 मिनट बेटा, इसको सेट कर दें। चलो आप बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर, ठीक है, जिसे हम नेचर से प्राप्त करते हैं। ओके इसमें सबसे पहले आता है लिटमस। लिटमस के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। लिटमस हमको कहाँ से मिलता है, मैं ये पहले बता दूं आपको, ठीक है। लिटमस एक प्लांट होता है, लाइकेन। लाइकेन एक प्लांट होता है जो माउंटेन्स में मिलता है। उस प्लांट को क्या करते हैं, ला करके उसे हम बॉईल करते हैं वाटर के साथ। ओके फिर उस बॉईल किए हुए जो हमारा एक्सट्रैक्ट रहता है उसे हम फिल्टर करके उस वाटर को, और उसमें जो वाइट सीट रहती है ना बेटा, उन्हें सोक कर दिया जाता है, भिगा दिया जाता है उसके अंदर। ओके भिगाने के बाद हम उसे ड्राई कर लेते हैं, उससे बन जाता है हमारा लिटमस पेपर। ओके और ये ना एसिड और बेस दोनों की डिटेक्शन के लिए काम आता है। मतलब हम इससे एसिड भी डिटेक्ट कर सकते हैं और बेस भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके क्या होता है, जो लिटमस है वो एसिड के साथ विथ एसिड ब्लू टू रेड हो जाता है, और बेस के साथ रेड टू ब्लू हो जाता है। ओके एसिड के साथ क्या होता है, ब्लू टू रेड, और बेस के साथ रेड टू ब्लू। ठीक मैंने देखिए बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती होगी ना आप लोग को कि किस में रेड से ब्लू हो रहा है, किस में ब्लू से रेड। तो मैंने जैसे खुद लर्न किया था अपने स्कूल में, मैं आपको वही ट्रिक बता देती हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप उससे लर्न कर लेना। ओके तो मैंने याद किया था बेटा अनिल, ठीक है, तो हिंदी से लिख लेते हैं इसको। ठीक ए फॉर आपका एसिड, ये नी फॉर है नीला, और एल फॉर है लाल। क्योंकि हम भी जब स्कूल में थे ना, हमें बड़ी कंफ्यूजन होती थी, कलर मिक्स हो जाते हैं ना, गलती हो जाती है। कभी कभी एसिड को हम रेड टू ब्लू लगा देते हैं, बेस को। तो आप अनिल याद रखेंगे तो एसिड नीले को लाल करता है, ठीक है। अब आपको एक याद रहेगा तो दूसरा तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ओके आगे बात समझ। चलो नेक्स्ट है हमारा टर्मेरिक। ये भी नेचुरल इंडिकेटर आप सबको पता होगा। टर्मरिक का क्या होता है कि एसिड के साथ नो चेंज। आप ना घर में एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेना, आप टर्मरिक का पेस्ट बनाना, ठीक है। उस पेस्ट से एक वाइट शीट पे ना एक ड्राइंग ड्रॉ कर लेना, ड्राइंग बना लेना फ्लावर, और उसके ऊपर आप पहले एसिड अप्लाई करना, लेमन जूस, आपके घर में जो भी एसिड हो, कर्ड, लेमन जूस, ठीक है। देखना आप कोई चेंज नहीं होगा। और उसके बाद अगर उस पर आप बेस अप्लाई करेंगी, बेस मतलब आप सोप का सोल्यूशन ले सकते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं, इनो ले सकते हैं, और जैसे ही आप उसके ऊपर बेस अप्लाई करेंगे ना तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ओके ठीक है, तो टर्मरिक के साथ एसिड का नो चेंज है और बेस का येलो टू रेड है। आप ये टेबल जरूर याद कर लेना, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, रेड कैबेज, रेड कैबेज का भी एसिड के साथ नो चेंज, और बेस के साथ क्या होती है, देखो रेड कैबेज रेड है तो रेड से ग्रीन हो जाती है बेस के साथ। ओके, हाइड्राजीनिया प्लांट ब्लू कलर के होते हैं, एसिड के साथ इसमें भी नो चेंज है, और बेस के साथ ये ब्लू टू पिंक हो जाते हैं। बस 4 एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, आपके सिलेबस में इतना ही है, इसके बाहर का आपको नहीं पूछेगा। ओके, so litmus is a natural indicator extracted from a type of plant called lichen belonging to the division Thallophyta। बस आप इसके बारे में पढ़ लेना। एक बार आपके क्वेश्चन में आ गया था कि जो लाइकेन है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस डिवीजन से। ओके चलो अब हम समझते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। ओके सिंथेटिक इंडिकेटर दे आर मैन मेड एंड सिंथेसाइज फ्रॉम लेबोरेटरी। ये मैन मेड होते हैं और ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ओके कौन कौन से होते हैं, आपके सिलेबस में 2 ही हैं, ठीक है, और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। फर्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। देखो ये ऑरेंज कलर का तो खुद ही होता है और एसिड के साथ रेड हो जाता है। आप बस ये याद रखना कि एसिड के साथ ये डार्क हो जाता है और बेस के साथ लाइट हो जाता है। तो ऑरेंज कलर डार्क होगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेस के साथ लाइट होगा तो ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन भी एक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर, जो एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता, कलरलेस रहता है। ओके, और बेस के साथ ये कलरलेस टू पिंक हो जाता है, कलरलेस से पिंक हो जाता है। इसका खुद का कलर कलरलेस होता है,
तो एसिड के साथ तो ये कलरलेस ही होता है और बेस के साथ ये पिंक हो जाता है। बस ये 2 इंडिकेटर आपको याद रखने हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट समझते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। किससे रिलेटेड है ये? स्मेल से रिलेटेड है। दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल एसिड और बेस के साथ चेंज हो जाए एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के कारण, उसे हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने लिया है ओनियन। ओनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन बेसिक सॉल्यूशन। ओनियन को अगर आप बेस के साथ ट्रीट करेंगे ना, बेसिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो इसकी स्मेल आप नहीं पहचान पाएंगे, इसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं हो पाती है। वनीला, वनीला आप सभी जानते हैं ना, इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, बट अगर आप इसे भी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे तो इसकी स्मेल को आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल थे हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के। ठीक है, देखो बेटा लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसकी नोट्स ज़रूर बना लेना। ठीक है, मैंने पूरा सेलेक्टेड नोट्स बनाई हुई है आपके चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिस की। बेसिस है बिटर टेस्ट। ओके, बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा। बेसिस फील्स सोपी टू टच। अगर हम बेस को टच करेंगे तो हमें कैसा फील होता है? सोपी। ठीक है, लाइक चिपचिपा, लाइक जस्ट लाइक सोप, जैसे साबुन होती है ना, सेम। ओके, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस क्या करते हैं? अगर हम बेस के अंदर रेड लिटमस को डिप करेंगे तो उसका जो कलर है वो रेड से ब्लू हो जाएगा। ओके, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। बेसिस का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, लाइक ये देखिए, सॉल्यूशन मीन्स हमने इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया। आप अगर ड्राई बेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उनमें फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? NaOH का सॉल्यूशन लिया हुआ है, किसके साथ? वाटर के साथ, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि हमने उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व किया हुआ है। ओके, तो जो NaOH है वो कैसे ब्रेक हो जाता है बेटा? Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में। और हम सभी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है मीन्स उस सॉल्यूशन के अंदर बोथ चार्ज प्रेजेंट है, मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं। क्योंकि अगर दोनों चार्ज प्रेजेंट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, और इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। हम ऐसे सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। ओके, बेसेस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म H2 गैस। अगर बेसेस कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस बनाते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है ना, इसकी अगर हम जिंक मेटल के साथ, जिंक एक मेटल है, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो सोडियम जिंकेट बनेगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। जब कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो गैस के फॉर्म में रिलीज होता है तब हम उसे ऊपर एरो करके इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये है हमारा अगर बेस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा? H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर सॉल्ट क्या है? सोडियम जिंकेट। ठीक है, देखिए बना कैसे है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH है, तो 2Na, ये Na2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये Zn। ओके, और ये 2 ऑक्सीजन है ना, आगे 2 लगा है, मतलब ये सब कुछ क्या हो गया है? 2 हो गया है। इससे रिलेटेड जो वैलेंसी है ना वो फर्स्ट चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी आपका फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, ठीक है, 10th क्लास का, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं ना, ये सब कुछ उसमें ही है, तो ये बैलेंसिंग का पार्ट है। ओके, देखिए यहाँ पे Na2 बन गया ये। ठीक है, Zn एक ही है तो ये Zn, और ऑक्सीजन सामने 2 है, मीन्स ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, तो ZnO2, और सामने 2 है तो ये हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2 हो गए, तो प्लस H2। ओके, H2 किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। बेसेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अगर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट एंड वाटर। देखो ये बेस है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है,
इन दोनों का जब मिक्सचर बनाया जाता है, रिएक्शन कराई जाती है इन दोनों की, तब बनता है सोडियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है और प्लस वाटर। ओके, देखिए Na2, ठीक है, SO4 और ये H2 और ये देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 2, तो ये 2H2O, देखिए 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। ओके, आपको याद क्या रखना है कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, ओके, तब जो प्रोडक्ट है वो होता है सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट है बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब जब नॉन मेटल के ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब हम इसे बोलेंगे नॉन मेटल का ऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलेंगे नॉन मेटल का ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाया है, तो ये किसका ऑक्साइड हुआ, नॉन मेटल का ऑक्साइड हुआ। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है, आप सभी जानते हैं, इसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं और सेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, लाइम में जब हम वाटर ऐड करते हैं ना, तब ये बनता है लाइम वाटर। ठीक है, और इसका केमिकल जो नेम है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पर जब CO2 की रिएक्शन होती है तब बनता है CaCO3, एक Ca, ठीक है, CO2 है, एक ऑक्सीजन यहाँ से, ठीक है, ये होल ट्वाइस है, मतलब ये दोनों डबल है। ठीक, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा, 2 हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वो सॉलिड फॉर्म में बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लेते हैं। एक्वस मीन्स जब हम किसी भी सब्सटेंस का सोल्यूशन ना पानी के अंदर घोल कर बनाते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल करके बनाते हैं, तब हम इसे बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। ओके, तो ये थी आपकी नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, और कुछ समझते हैं। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट समझते हैं आज के लिए बेटा, पीएच स्केल। ठीक है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल हमें एसिड और बेस की वैल्यू के बारे में बताती है। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पर हम बोलते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अगर पीएच लेस देन 7 है, ठीक है, जो पीएच है वो लेस देन 7 है, तो जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा। ठीक है, अगर पीएच मोर देन 7 है, मतलब 7 से ज़्यादा है, तो जो हमारा सब्सटेंस है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, और अगर पीएच 7 है, ठीक है, अगर जो पीएच है वो 7 है, तो जो हमारा सब्सटेंस है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। ठीक है, मैंने एकदम सिंपल सी ये जो आपकी स्केल है पीएच स्केल वो बनाई है, और मैंने कोशिश की है कि यहीं पर मैं सारी इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो लिख दूँ। ठीक है, ताकि आपको एक ही सीट में सारी चीज़ें मिल जाएँ। ठीक, बस आप इस सीट को बना जरूर लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और उसको बराबर से आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा। ओके, देखो सबसे पहले 0 to 14 होती है पीएच स्केल। ओके, 0 to 6.9 जो होता है वो एसिडिक होता है। ओके, और अप टू 7.1 to 14 जो होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, अगर किसी की पीएच वैल्यू 9 है तो हम कहेंगे ये जो सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, और अगर किसी की पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, मीन्स अगर 5 है, 4 है, 6 है, तब हम कहेंगे कि ये जो सब्सटेंस है उसका नेचर एसिडिक है। ओके, चलिए देखिए, अब इसमें भी क्या होता है कि अगर 0 to 3.5 वैल्यू है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखो हम 0 से इधर बढ़ रहे हैं, मतलब हम एसिडिक से बेसिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बेसिक की तरफ जाएंगे तो जो इसकी एसिडिक वैल्यू है वो कम होती जाएगी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, 3.5 to 6.9 तक हम जाएंगे तो ये वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। ओके, देखो जो पूरे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड मीन्स लाइक फ्रूट्स हम खाते हैं ना, लेमन, एप्पल, ऑरेंज, ये सब ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, गुड होते हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनमें आते हैं मेनली मिनरल एसिड।
मैंने आपको कल के लेक्चर में और जो इसके पहले अपलोड किया है उसमें क्लियरली बताया है कि मिनरल एसिड हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर हमारे स्किन पर ये पड़ जाए ना तो हमारी स्किन बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को हम नहीं खा सकते और ये हमारे लिए हार्मफुल है। और सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड मीन्स जो अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये समझ में आया। 0 to 3.5 हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आएगा। अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू 0 to 3.5 है मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, और अगर 3.5 to 6.9 है तो ये वीक एसिड है। अगर किसी की वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल है। लाइक प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होता है ना उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है और वो न्यूट्रल नेचर का होता है। ओके, बट हम जो वाटर पी रहे होते हैं वो प्योर नहीं होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिनरल मिले हुए रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, है ना। हमारी बॉडी को मिनरल की ज़रूरत होती है। ठीक, तो हम जो वाटर पीते हैं वो प्योर वाटर नहीं होता है और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जबकि जो प्योर वाटर है जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता है क्योंकि ये न्यूट्रल है। और आप सभी जानते हैं कि जो न्यूट्रल होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ओके, इसी तरीके से देखो, अब हम एसिडिक से बेसिक की तरफ जा रहे थे तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड था देन वीक एसिड, लेकिन अब हम बेसिक से बेसिक की तरफ जा रहे हैं एसिडिक से। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो इसका बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में जो आएंगे 7.1 to 10.5 ये वीक एसिड्स होंगे और इसके बाद जो आएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ठीक है, 7.1 to 10.5 वीक बेस होंगे और इसके बाद वाले सब स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ठीक है, तो दीज पीएच वैल्यू आर फॉर एसिड। 0 to 6.9 एसिड के लिए है और 7.1 to 14 जो है वो आपके बेसिस के लिए है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, मैंने एकदम सिलेक्टेड नोट्स बनाए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सारे टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं लेकिन एक शॉर्ट नोट टाइप का प्रिपेयर किया है। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक मैंने इसमें उठा करके छाप दी है। ओके, तो आप इसको आराम से समझिएगा। ठीक, आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। स्वाद में कैसे होते हैं एसिड, खट्टे होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ओके, ये हमने कल भी देख लिया था। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है ना बेटा वो कंडक्ट हो सकती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो एसिड क्या है, जैसे HCl। ठीक है, HCl एक एसिड है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl में जो इलेक्ट्रिसिटी का है उसका कंडक्शन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि HCl ब्रेक होता है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। ठीक है, HCl में 2 पोल्स होते हैं, 2 आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए कंपलसरी है कि जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा मॉलिक्यूल है, उसमें दोनों आयन प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर दोनों आयन प्रेजेंट नहीं होंगे तो किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो एसिड्स होते हैं वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हम किसे बोलते हैं, जैसे देखिए HCl का हमने एक सोल्यूशन बना लिया वाटर के साथ। ओके, अब ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रहा है इसलिए हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है। ओके, जैसे देखिए मेटल प्लस एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आप इसे H2 गैस ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लिए हुए हैं मैंने, तो आप कुछ भी स्किप मत करना। ओके, देखो मेटल क्या है, जैसे हमने जिंक मेटल लिया। ओके, Zn जिंक एक मेटल है प्लस एसिड, एसिड में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। ठीक, ये जिंक मेटल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। चलो इंडिकेट कर देते हैं, मेटल क्या है जिंक और एसिड में हमने लिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड।
ओके, देखो होता क्या है, जो जिंक है ना वो H2 को रिप्लेस कर देता है। H2 के जगह पर आ जाएगा जिंक और जिंक के जगह पर चला जाता है H2। ओके, H2 गैस के फॉर्म में निकल जाती है। तो देखो ये जिंक है, SO4 जिंक सल्फेट बना, प्लस H2 गैस निकल जाती है। ओके, तो जो जिंक सल्फेट है ना वो एक टाइप का सॉल्ट है। सॉल्ट का मीनिंग होता है कि ना तो ये एसिडिक नेचर का है और ना ही ये बेसिक नेचर का है। ओके, एसिड और बेस मेटल जब एसिड के साथ कंबाइन होता है तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, क्लियर हुआ। तो देखो क्या हुआ है इसमें, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गई है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, इसकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में कई बार आ भी चुका है आपके एनुअल एग्जाम में। हाइड्रोजन गैस बर्न विथ अ पॉप साउंड मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। क्या होता है, जैसे ये प्रैक्टिकल जब होता है ना तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है। सपोज करिए हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई बर्निंग कैंडल ले आए, अगर हम यहाँ पर कोई बर्निंग कैंडल ले आए, जलती हुई कैंडल, तो ये पॉप साउंड के साथ निकलती है ये गैस। पॉप साउंड मीन्स जैसे पटाखों की आवाज़ होती है ना, वैसी। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन गैस के पास कोई बर्निंग कैंडल ले आए तो इसकी जो साउंड है वो पॉप साउंड लाइक सुनाई देती है। ठीक है, मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न मेकिंग अ पॉप साउंड। केवल हाइड्रोजन गैस जलती है उस तभी पॉप साउंड की आवाज़, पॉप साउंड सुनाई देता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी गैस के साथ पॉप साउंड नहीं आता है। जैसे अगर CO2 गैस इवॉल्व हो रही हो और आप वहाँ पर कोई बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे तो ये आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, चलो अब इसके आगे की प्रॉपर्टी समझते हैं क्या क्या है। एसिडिक सब्सटेंस लाइक कर्ड, लेमन, विनेगर, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव, कभी मैच द कॉलम के अंदर, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, क्या है, एसिडिक सब्सटेंसेस लाइक कर्ड, लेमन, विनेगर, ऑरेंज जूस एटसेट्रा शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स। इन्हें हम मेटल वेसल्स के अंदर नहीं रख सकते। ओके, शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स। क्यों नहीं रखा जाता है, जो एसिडिक सब्सटेंसेज हैं, जो खट्टी चीज़ें हैं, उन्हें हम मेटल के पॉट में, मेटल के जो हमारे वेसल्स होते हैं उनके अंदर हम इन्हें नहीं रखते हैं। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज एसिडिक सब्सटेंसेज रिएक्ट विथ द मेटल, क्योंकि जो एसिडिक सब्सटेंस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म पॉइजनस कंपाउंड्स विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। अगर हम एसिडिक सब्सटेंसेस को लाइक कॉपर वेसल्स या ब्रास वेसल्स, जो हमारे घर में बर्तन होते हैं मेटल के, ठीक है, कॉपर के बने हुए बर्तन हम यूज़ करते हैं, ब्रास के बने हुए बर्तन यूज़ करते हैं, तो अगर हम उसमें एसिडिक सब्सटेंसेस को रख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन करके एक पॉइजनस कंपाउंड बना देता है। ठीक है, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है एंड डैमेज आवर हेल्थ, और जिसके कारण हमारी हेल्थ को लॉस होता है। ओके, आप लोगों ने घर में कई बार देखा होगा कि जैसे अगर कर्ड से बनी हुई चीज़ लाइक रायता वगैरह अगर हम रख दें, ठीक है, कॉपर या ब्रास के बर्तनों में, तो एक ग्रीनिश लेयर आपको दिखाई देगी। उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एसिड है, ठीक है, जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमने अभी बताया ना, ये देखो, जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, एसिड और मेटल की रिएक्शन हो जाती है और एक पॉइजनस कंपाउंड बनता है जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। ओके, तो ये जो 4-5 लाइन है बेटा, उन्हें आप आराम से पढ़ लेना, क्योंकि कई डिफरेंट टाइप से कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट समझते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म CO2 गैस। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट क्या होता है मैं भी बताती हूँ आपको। जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से होगी तब CO2 गैस निकलती है। अभी हमने देखा जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन अगर मेटल कार्बोनेट करेगा तो CO2 गैस निकलेगी। ओके, कैसे होती है रिएक्शन समझते हैं। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। ओके, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड
टू फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक है, देखिए मैंने एक मेटल कार्बोनेट लिया है, सोडियम मेटल है ना, Na2CO3 को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का मेटल कार्बोनेट हुआ। प्लस एसिड के जगह पर मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, मेटल कार्बोनेट की जगह पर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है और एसिड के जगह पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तब बनता है सॉल्ट, NaCl। देखो ये Na और ये Cl। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और इसके भी 2 हैं, तो यहाँ पर हमने सामने 2 लगा दिया। आप सब जानते होंगे ना, NaCl एक टाइप का सॉल्ट है। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? टेबल सॉल्ट के नाम से। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार आ गया है कि टेबल सॉल्ट किसे कहते हैं। तो टेबल सॉल्ट क्या होता है? जो हम घर पे खाते हैं। देखो हम इसे सॉल्ट बोलते हैं, लेकिन सॉल्ट एक ही टाइप का थोड़ी होता है बेटा। सॉल्ट हम उन सब चीज़ों को बोलेंगे जो एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद हमें मिले हैं। जैसे ये जिंक सल्फेट भी एक सॉल्ट है। ओके, बट हम इसको खाते नहीं हैं। लेकिन जो हमारा NaCl सॉल्ट है उसे हम खाते हैं और इसे हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट। ओके, CO2 गैस निकलती है। देखिए CO3 है ना, यहाँ से CO2 गैस बाहर हो गई। ठीक, और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ थे और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये गैस के फॉर्म में निकलती है। आप यहाँ पर G लिख लीजिएगा। ओके, तो ये रिएक्शन समझ में आई आप लोग को? सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में आ चुकी है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे ना, क्वेश्चन पेपर, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे इस चैप्टर से। ओके, चलो, सारे मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो भी टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, तो आप नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट समझते हैं। व्हेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की, व्हेन CO2 गैस पास्ड थ्रू लाइम। ठीक है, लाइम क्या होता है? चूना। जब CO2 गैस लाइम वाटर से पास की जाती है, ठीक है, व्हेन CO2 गैस पास्ड थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। मिल्की मतलब दूधिया, दूध के जैसे दिखता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। प्रेसिपिटेट होता है ना, ये PRE होगा, PRE, प्रेसिपिटेट होता है। देखो ऐसा क्यों होता है? अगर हम लाइम वाटर से, चूने का पानी सब जानते होंगे ना, जो हम लाइम लाते हैं मार्केट से, जब हम उसमें पानी ऐड कर देते हैं उसे हम लाइम वाटर बोलते हैं। ओके, जब लाइम वाटर में अगर हम CO2 गैस पास कर दें तो उसका जो कलर है ना वो मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। किसके कारण? क्योंकि एक टाइप का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब कोई भी रिएक्शन के दौरान, ठीक है, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बने। इनसॉल्युबल मतलब जो डिजॉल्व ना हो। ठीक है, अगर वो डिजॉल्व हो जाएगा तो बॉटम में वो कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट होते हैं ना, ये देखो बताती हूँ मैं आपको। जैसे हमने रिएक्शन कराई, ठीक है, क्या क्या लिया है हमने? यहाँ पर हमने लिया लाइम वाटर। लाइम वाटर ये होता है लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया है लाइम वाटर और लाइम वाटर में हमने क्या पास कर दी है? CO2 गैस। कौन सी गैस पास कर दी है? CO2 गैस। जब हम इसके अंदर CO2 गैस पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टर्न्स मिल्की। ये दूधिया कलर में बदल जाता है। दूधिया कलर में क्यों बदल जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कुछ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है जो कि घुलता नहीं है इसमें और बॉटम में वो कलेक्ट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, जब कोई सब्सटेंस, जो हमने कंटेनर लिया है, कुछ भी बीकर कुछ भी लिया है, उसके बॉटम में अगर कलेक्ट हो जाए तब हम उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इसे हम ना डाउन एरो करके डिनोट करते हैं प्रेसिपिटेट को। देखिए जब गैस के फॉर्म में कोई चीज़ निकलती है तो उसको हम ऊपर एरो करके दिखाते हैं, और क्योंकि प्रेसिपिटेट कहाँ बॉटम में कलेक्ट हो रहा है ना, तो इसे हम डाउन एरो करके दिखाते हैं। ओके, क्लियर हुआ? तो प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्युबल कंपाउंड है। ओके, जो कि बॉटम में कलेक्ट हो जाता है, इसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट, इसको मैं डाउन एरो करके शो कर देती हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये देखिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर है ना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर
कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है, ठीक है, तब क्या बनता है, अगर हम इसमें CO2 गैस पास कर दें, बताया ना मैंने अभी, ये देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें मैंने CO2 गैस पास कर दी, तो क्या बन गया यहाँ पर, प्रेसिपिटेट बन गया। किसका प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन गया, ये इधर से है, ठीक है। किसका प्रेसिपिटेट बन गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, लाइमस्टोन, ओके, वाइट PPT, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं एसिड की। एसिड्स रिएक्ट विथ बेस, ओके, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है ना, तब सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। ये HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तब बनता है सॉल्ट। देखो ये Na और Cl कंबाइन हो गए हैं, और यहाँ से H और OH, HOH को आप जोड़ देंगे तो वाटर बन जाएगा, H2O। ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का, ओके। तो NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये अभी मैंने बताया ना, इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, और H2O है वाटर, इसका फॉर्मेशन होता है। आप बिल्कुल याद रखेंगे कि जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, और एक एक रिएक्शन तो आप जरूर ही याद रखना, ओके, क्योंकि रिएक्शन लिखने से मार्किंग अच्छी होती है एग्जाम में। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा बस और समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि अगर किसी पर्सन को एसिडिटी हो गई है, ठीक है, बहुत आता है आपके एग्जाम में कि अगर किसी पर्सन को व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, सो व्हाट ही डू, मतलब क्या करेगा। अगर कोई पर्सन एसिडिटी से सफ़र कर रहा है और उसके पास मेडिसिन नहीं है, तो वो ऐसा क्या कर सकता है कि उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, ओके। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, ठीक है, एसिडिटी क्यों होती है, ओवर ईटिंग के कारण होती है ना। वी कैन टेकिंग बेकिंग सोडा, ठीक है, तो हमें क्या लेना चाहिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, एक टाइप का बेस होता है। और मैंने अभी बताया ना, अगर आपको एसिड है, ठीक है, एसिड की क्वांटिटी आपके स्टमक में ज़्यादा हो गई है, तो आप बेस खाएंगे तो एसिड और बेस मिलके क्या करते हैं, ठीक है, हमने अभी देखा ना, एसिड और बेस मिलके क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बना देंगे। और सॉल्ट क्या होता है, ये देखिए, एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, और सॉल्ट हो गया न्यूट्रल, ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है, ओके। तो सॉल्ट बनने के बाद जो हमारे पेट की एसिडिटी है ना, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और हमारे जो पेट में जलन हो रही होती है, ठीक है, वो सब चीज़ें रुक जाती हैं, ओके। बेकिंग सोडा सोल्यूशन एज रेमेडी के फॉर्म में हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं, ओके, बिकॉज एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। और ये एरो के ऊपर लिखा हुआ है ना, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल कर देता है, ना तो अब ये एसिड रहा और ना ही ये बेस रहा, ठीक है। हमारे जो डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हम एसिड बेस का यूज करते हैं, ओके। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि अगर कोई एंट बाइट कर जाए, मतलब अगर कोई चींटी आपको काट दे, तो हम उस पर क्या करते हैं, उसकी जलन और स्वेलिंग को ठीक करने के लिए उस पर बेस अप्लाई कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जलन तुरंत ही ख़त्म हो जाती है। अगर कभी आपके पास बेकिंग सोडा अवेलेबल नहीं है तो बेस और क्या होता है, सोप, डिटर्जेंट, सब कुछ तो बेस ही होता है ना बेटा। तो आप जाकर अगर सोप भी लगा लेंगे ना अपने जहाँ पर आपको एंट ने बाइट किया हुआ है, तो वो ठीक हो जाएगा, ओके। ऐसी बहुत सारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं जहाँ हम इसी बेस का यूज करते हैं, ओके। जैसे हमारा स्टमक क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कभी कभी ओवर ईटिंग या किसी और रीजन से जो हमारे पेट में स्टमक के अंदर HCl की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, ओके। और कई बार खट्टी डगारें आती हैं, पेट में जलन होती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है, आप घर पर ही बेकिंग सोडा को डिज़ोल्व करके पी सकते हैं पानी के अंदर, ओके। आप इनो ले सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपके घर में लाइम है, चूना है, तो आप उसको ज़रा सा वाटर में सोलूबल करके, ठीक है, एकदम थोड़ी मात्रा में लिया जाता है वो, तो वाटर में आप सोलूबल करके उससे भी एसिडिटी से आपको इंस्टेंट। सम इम्पॉर्टेंट pH वैल्यूज़, ओके। जो लेमन जूस होता है उसकी pH वैल्यू 2.5 होती है, विनेगर की होती है 4, टमाटो जूस की होती है 4.1,
कॉफ़ी पाउडर की होती है 6.0। सलाइवा जो हमारी लार होती है बिफोर मील, खाने से पहले, बेसिक नेचर का होता है 7.4। और जो खाने के बाद है सलाइवा आफ्टर मील वो होता है 5.8। ओके, ब्लड की पीएच होती है 7.4, मीन्स जो ब्लड है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। देखो जो 7 के पहले की पीएच है वो हमको एसिडिक नेचर बताती है, और 7 हमको बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 है मीन्स वो न्यूट्रल है। ओके, और 7 के बाद अगर पीएच है 7 से मोर देन 7 तो वो हमें बताती है कि वो सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो ब्लड की पीएच कितनी होती है 7.4, और ये बेसिक नेचर का होता है। एग की पीएच होती है 7.8 और ये भी बेसिक नेचर का होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि पीएच की हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनाए जा चुके हैं। ठीक है, जैसे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इफ पीएच वैल्यू इज इंक्रीज डिक्रीज इन अवर स्टमक, ओके, तो क्या उसका इफेक्ट होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। मैंने सेलेक्टेड 3 से 4 क्वेश्चन रखे हैं और उनके आंसर हैं। ओके, चलिए, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl। ये आप सब जानते हैं कि जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसकी पीएच कितनी होती है 1.4। ठीक है, इसकी पीएच होती है, जो हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है उसकी पीएच होती है 1.4। दिस डाइल्यूट HCl हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड, जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। द एक्सेस एसिड इज इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन, अगर हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, उससे क्या होगा कि हमको इंडाइजेशन हो जाएगा और एसिडिटी हो जाएगी। और इसको दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, बेसेस, क्योंकि एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और उसके कारण एसिड का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट समझते हैं, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, अगर हमारे मुंह का पीएच चेंज होता है बार बार तो उससे हमें टूथ डिके हो जाता है, हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ओके, चलिए समझते हैं क्या होता है ये। फूड कंटेनिंग शुगर, फूड में क्या होता है, शुगर होता है। आप सभी जानते हैं, हम राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, इन सब में क्या होता है, व्हीट और राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये तो हमारे मेन फूड होते हैं। ओके, हम जो कुछ वेजीज भी लेते हैं उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, हम शुगर लेते हैं, शुगर में भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जो हमारा जो शुगर कंटेनिंग फूड है, ठीक है, फूड कंटेनिंग शुगर, फूड के अंदर शुगर होता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन द शुगर टू एसिड, शुगर को ब्रेक डाउन करके एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो, हम जो फूड मटेरियल ले रहे होते हैं, मोस्टली जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनमें शुगर प्रेजेंट होता है। ओके, वो शुगर क्या करता है, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं उस शुगर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, किसके फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में। ओके, किस फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में। और एसिड क्या करता है, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्स इन द माउथ फॉल बिलो 5.5 pH। अगर हमारे मुंह की पीएच, देखो फूड का डाइजेशन हुआ, एसिड बना, अगर उस एसिड की वैल्यू 5.5 से कम है, बिलो 5.5 है, तब हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। ओके, तब क्या स्टार्ट हो जाता है, टूथ डिके। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमारे मुंह की जो पीएच है वो 5.5 से क्या होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 5.5 से बिलो हुई तो उस कंडीशन में हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आ चुका है, एक डाइजेशन से रिलेटेड कि हमारे स्टमक में HCl का पीएच वैल्यू कितना है, 1.4 है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपका टूथ डिके, कि कितना पीएच पर हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। या तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि हमारे मुंह का पीएच कितना होना चाहिए कि हमारा टूथ डिके नहीं हो। ओके, तो हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से अबव होना चाहिए, अगर उससे बिलो है तब हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो एक दो और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक जो है सॉल्ट। ठीक है, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ।
ठीक है। जो सॉइल होती है बेटा वो एक पर्टिकुलर पीएच पर अच्छी ग्रोथ देती है प्लांट को, ठीक है। अगर उस पीएच से कम हुआ तब भी प्लांट का ग्रोथ ढंग से नहीं होता, और अगर अधिक हुआ उस पीएच से तब भी प्लांट का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। ओके, देखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7, ठीक है। प्लांट का ग्रोथ कब अच्छे से होगा बेटा? जब सॉइल की पीएच 7 के आसपास हो, ठीक है, क्लोज टू 7। ओके, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है और बेसिक, और अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है तब जो प्लांट हैं उनका ग्रो अच्छे से नहीं होगा, बैडली ग्रो करेंगे, ठीक है, या तो फिर ग्रो नहीं ही करेंगे, डू नॉट ग्रो, ठीक है। मैं एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक, द प्लांट ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल, ठीक है। अगर 7 के आसपास है पीएच तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर 7 से कम जो हमारी सॉइल की, ठीक है, जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो दोनों ही कंडीशन में जो प्लांट है उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। तो ये पीएच से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, एक है आपका टूथ डीके से रिलेटेड, और एक है पीएच ऑफ सॉइल। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद कर लेना। और मैं बार बार बोलती हूँ बेटा, नोट्स आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सिलेक्टेड नोट्स हैं, ठीक है। मैं बहुत रीडिंग मतलब कंटेंट जुटा करके और फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, तो आप नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करना और इससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट, ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है, सॉल्ट। एसिड बेस हमारे सारे कवर हो गए हैं। ओके, चलो, सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, ओके, टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में तब सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। रिएक्शन RXN शॉर्ट फॉर्म होता है ना रिएक्शन का। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस, ओके। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तब सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट देखते हैं जिनके फॉर्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ओके। जैसे सोडियम क्लोराइड आप सब जानते होंगे, NaCl, ये होता है हमारा टेबल सॉल्ट जिसे हम खाते हैं घर पर। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सोडियम सल्फेट SO4 को सल्फेट बोलते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, ओके। चलो नेक्स्ट समझते हैं सॉल्ट की पीएच कितनी होती है और इसकी पीएच में चेंजेस कैसे हो सकते हैं, ओके। पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन आर न्यूट्रल। देखो हम सब जानते हैं ना कि जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है, ओके। और उस न्यूट्रल की पीएच कितनी होती है? 7, ओके। कितनी होती है इसकी पीएच? 7। बट सम सॉल्ट प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्ट हैं जिन्हें हम जब वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशंस बनाते हैं, ओके। मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो इंक्लूड किए हुए हैं, आप इसको लर्न जरूर कर लेना, ओके। देखो पहला है सोडियम क्लोराइड, इसकी पीएच 7 है और ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ओके। अमोनियम क्लोराइड, इसकी पीएच वैल्यू होती है 6 और ये एक एसिडिक सॉल्ट है, ओके। इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। थर्ड लिया है मैंने सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की पीएच वैल्यू 9 होती है और ये बेसिक है। सोडियम कार्बोनेट का ना हम यूज़ करते हैं उसमें, इसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। ये एक बेस होता है, मैंने पहले ही बताया ना कि सोप, डिटर्जेंट, ये सब बेस होते हैं, ओके। सोडियम कार्बोनेट को मैं आगे लूँगी अभी तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या है ये। इसकी जो पीएच है वो 9 होती है और ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। ये तीनों ही सॉल्ट हैं, देखिए एक न्यूट्रल है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है। तो आप अपने दिमाग में ऐसा बिल्कुल नहीं बैठा के चलेंगे कि सॉल्ट है मीन्स उसकी पीएच 7 ही होनी है। नहीं बेटा, क्या होता है कि जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं ना तो इसकी जो नेचर है वो कभी कभी चेंज हो जाती है,
ठीक है। जैसे देखो इसने एसिडिक सोल्यूशन बना लिया वाटर के अंदर, क्योंकि जो वाटर है ना वो भी H+ और OH- में टूट जाता है ना, ठीक है। इसमें भी दोनों आयन प्रेजेंट है। ओके, इसके कारण कई बार जो सॉल्ट होते हैं उनकी नेचर चेंज हो जाती है, ठीक है। NaCl नोन एज टेबल सॉल्ट। ओके, आप सभी जानते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि जो NaCl है वो टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलो अब हम सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में। ओके, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ओके, .10H2O आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। .10H2O को हम क्या बोलते हैं, ये डेकाहाइड्रेट। देखो जो वाटर है ना H2O, इसे हम बोलते हैं हाइड्रेट। बोलते हैं ना बॉडी को हाइड्रेट रखो, मतलब जो वाटर की क्वांटिटी है वो बराबर रखनी चाहिए। और 10 को हम बोलते हैं डेका, ठीक है। ये तो जो वाटर हमारा 10H2O है तो हम इसे बोलेंगे डेकाहाइड्रेट। ओके, चलो समझते हैं कि हम वॉशिंग सोडा को बनाएंगे कैसे। तो जो वॉशिंग सोडा है ना वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनाया जाता है। देखो 2NaSCO3 को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये बनता है सोडियम Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब Na2CO3 हमारा वॉशिंग सोडा नहीं है, क्योंकि वॉशिंग सोडा के अंदर तो डेकाहाइड्रेट है ना बेटा, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्रेजेंट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे। ओके, जैसे Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। देखिए ये 10H2O है तो बन जाएगा Na2CO3.10H2O, और इसका नाम हो जाएगा, देखो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या ले लिया, डेकाहाइड्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको केवल सोडियम कार्बोनेट लर्न कर लेते हैं, और अगर एग्जाम में डेकाहाइड्रेट लिख देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और छोड़ देते हैं क्वेश्चन। ओके, ये कई बार आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, मैच द करेक्ट में पूछा जा चुका है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। देखो मुश्किल से 1 घंटे के लेक्चर में आपका जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप इसे बहुत 1-2 घंटे में आप इसे पूरा लर्न भी करके रख देंगे, ठीक है। और इसका रेशियो बहुत ज़्यादा है, आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो आप टेक्निक से लर्न कीजिएगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 10 को बोलते हैं डेका, H2O होता है हाइड्रेट। आप सभी जानते हैं, सिंपल बोला जाता है, डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं ना कि बॉडी को हाइड्रेट रखो। हाइड्रेट रखो मीन्स वाटर लेवल अच्छा रखो। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, अब चलो इसके यूजेस समझते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। एज अ क्लींजिंग एजेंट, सफाई में काम आता है। हम सब जानते हैं कि वॉशिंग सोडा का यूज हम किस में करते हैं, अपने क्लॉथ्स वगैरह की सफाई के लिए करते हैं, है ना। सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर, ठीक है। तो जो हार्ड वाटर है ना उसकी हार्डनेस को परमानेंटली ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अगर हम हार्ड वाटर के अंदर वॉशिंग सोडा डाल दें तो क्या हो गया, उसकी हार्डनेस जो है वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का था ये। नेक्स्ट समझते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं और बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएंगे। आप 1-2 बार देखेंगे ना वीडियो, आपको सारा चैप्टर कंप्लीट याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, और ये वही बेकिंग सोडा है जिसको हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी कैसा होता है, सॉल्ट है ना, ठीक है। चलो NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है। देखिए Na सोडियम, हाइड्रोजन और CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। और नाम आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि कई बार फॉर्मूला ना लिखकर सीधे नाम बस लिख देता है मैच द फॉलोइंग वगैरह में, ठीक है। एक साइड नाम और एक साइड फॉर्मूला, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, चलो अब इसे बनाएंगे हम कैसे ये देखते हैं। तो NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, NaCl। अब इसके तो आप सब जानते हैं क्या है, ये टेबल सॉल्ट, और इसका नाम होता है सोडियम
Na को बोलते हैं सोडियम और Cl क्लोराइड। क्लोरीन है पर इसका नाम लिखते हैं तो सोडियम क्लोराइड। NH3 अमोनिया, ये वाटर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इन चारों की रिएक्शन होती है तब बनता है हमारा बेकिंग सोडा। और NH4Cl ये होता है बेटा अमोनियम क्लोराइड। देखो ध्यान से समझना, जो NH4 है ना उसे हम अमोनियम बोलते हैं और Cl को क्लोराइड, ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये इसकी प्रिपरेशन मेथड थी। अब हम समझते हैं इसके यूजेज क्या हैं बेकिंग सोडा के। तो बेकिंग सोडा का यूज़ होता है एज एन एंटासिड। एंटासिड मीन्स जब हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तब हम इसका यूज करते हैं बेकिंग सोडा का, क्योंकि ये बेस है ना। बेकिंग सोडा को खाते ही हमारे पेट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और हमें क्या होता है, एसिडिटी से आराम मिल जाता है। ठीक है, यूज इन मेकिंग केक्स, ब्रेड, आप सब जानते होंगे, आपके घर में यूज़ होता होगा। केक बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ओके, ब्रेड बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में कैसे आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव दे देगा कि इनमें से किसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में होता है, तो वो है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज आग बुझाने वाले उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्या होता है, भारी होता है। हम ऐसी सभी चीज़ का यूज आग बुझाने में करते हैं। जो देखिए आग जलती कैसे है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग क्या होगी, बुझ जाएगी। तो ये जो होता है वो ऑक्सीजन से क्या होता है, डेंस होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। जब हम इसको डालते हैं आग के ऊपर तो जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई रुक जाती है। तो ठीक है, और आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट इसका यूज है कि जो बेकिंग सोडा है उसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में किया जाता है। आग बुझाने वाले उपकरणों में इसका यूज किया जाता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला है CaOCl2। और ब्लीचिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कलर उड़ाने वाला। ठीक है, ब्लीच का क्या मतलब होता है, कलर उड़ाने वाला। ओके, इसका फॉर्मूला है CaOCl2 और इसका केमिकल नेम होता है, देखो Ca हुआ कैल्शियम, ऑक्सी, O फॉर ऑक्सी, और Cl को हम पढ़ते हैं क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आप 1-2 बार लेक्चर देख लेना, ठीक है, और एक रफ नोटबुक रख के बैठना और आप ये सारी चीज़ें लिख लेना। बिलीव करो आपको सारा का सारा जो लेक्चर है ना वो रट जाएगा। आप कोई भी फॉर्मूला देखेंगे आपको तुरंत समझ में आएगा कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, कैसे बनता है, देखो ये कैल्शियम है, ओ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को ऑक्सी कर दो और क्लोरीन को क्लोराइड कर दो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, चलिए इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, देखो इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये ना सेक्ड लाइम है, चूने का पानी। ओके, इसे हम सेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ओके, और लाइम वाटर भी बोलते हैं इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इस पर ना जब क्लोरीन गैस, ठीक है, एक्सेस में डाली जाती है तब बनता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है इसमें से। ओके, प्रिपरेशन मेथड आ गई आपको समझ में। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं यूजेस। तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन। इसका जो यूज है ना वो कलर को, डस्ट के जो कलर होते हैं ना उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। ओके, जैसे कॉटन का, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, जो पेपर इंडस्ट्रीज होती है ना जहाँ पर पेपर बनता है वहाँ पर जो डस्ट वगैरह है उसको ब्लीच करने के लिए, उसका कलर उड़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द क्लोरीन। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन है उसका रीजन क्या है, क्लोरीन है। अगर क्लोरीन इस पे प्रेजेंट नहीं होगा तो ये ब्लीचिंग पाउडर की तरह वर्क नहीं कर पाएगा। और ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो ब्लीचिंग एक्शन है ब्लीचिंग पाउडर का वो किसके कारण है। ओके, तो ये किसके कारण है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है इसलिए ये ब्लीचिंग एक्शन कर पाता है। ओके, चलो नेक्स्ट समझते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। ओके, चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर से ही आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, 1/2 H2O। इसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है पर हाफ H2O होता है, बहुत ही कम।
ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ओके, इसका नाम क्या है? देखो, Ca होता है कैल्शियम, SO4 होता है सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो H2O तो हाइड्रेट है, मैंने अभी बताया आपको, और हेमी हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि हाफ है ना, इसलिए हेमीहाइड्रेट। ओके, अब इसे हम कैसे बनाएंगे? इसकी प्रिपरेशन होती है जिप्सम से। CaSO4.2H2O जिप्सम है। देखिए, इस आप ध्यान से समझना, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। इसमें केवल क्या ज़्यादा है? इसमें 1.5H2O मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, वाटर मॉलिक्यूल वाटर कितने डिग्री पर बॉईल होता है? 100 पर। अगर हम इसको हीट कर दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर निकल जाएगा ना बेटा। वाटर का क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन हो जाएगा। ओके, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। क्या होगा? CaSO4 डॉट, ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ गया और हाफ मॉलिक्यूल वाटर का बच गया, और इसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसके यूजेज क्या हैं? आप सभी जानते होंगे बहुत सारे यूजेज, ठीक है, पर फिर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर। हॉस्पिटल में इसका यूज होता है फ्रैक्चर को सेट करने के लिए। होता है ना कभी कभी बोन्स वगैरह क्रैक हो जाते हैं या और भी किसी टाइप की इंजरीज हो जाती हैं, तो उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, उसको लगा दिया जाता है ना। इससे क्या होता है कि वो जो बोन्स है ना, वो सेम पोजीशन पे बहुत दिन तक रह जाती है, जिसके कारण वो वहीं पर सेट हो जाती है। ओके, बोन्स इन द राइट पोजीशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग, ठीक है, राइट पोजीशन पर रहती है जिसके कारण वो हील हो जाती है, रिपेयर हो जाती है वापस से। इट इज़ यूज टू मेकिंग टॉयज। आपने कई बार देखे होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे टॉयज आते हैं मार्केट में। ओके, इट इज़ यूज टू मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किस में किया जाता है? फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में। इसमें आग नहीं लगती है। ओके, तो ऐसी जगह पर जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, हमारे केयर टेकर होते हैं, तो क्या करते हैं? वो इससे बने हुए जो मटेरियल हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं? फायर प्रूफिंग होते हैं, इनमें आग नहीं पकड़ती है। ओके, तो ये था बेटा आपका सेकंड चैप्टर, आज कंप्लीट हो गया है। ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। आप चैप्टर की नोट्स बना लो और इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, मेटल और नॉन मेटल, वो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको कि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।